करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी इज। आपको इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म निकालनी है। मैं आपको उतना ही लिखूंगी मैं जितना एक एमसीक्यू में लिखना चाहिए। आपको ए यहाँ दिख गया 57 और आपको डी यहाँ दिख गया -3। आप an को इक्वल टू 0 ले, ठीक है, या लेस देन 0। आप ये मैं लेस देन का कॉन्सेप्ट इसलिए हटवा रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आप n की वो वैल्यू निकालो जिसपे ये टर्म 0 बन रही है। तो अब डायरेक्टली अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डोंट राइट इट, ठीक है। अगर आप 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स भी हर क्वेश्चन में सेव करोगे तो आप आगे चल के आपका काफी टाइम सेव होगा। a प्लस n माइनस डी डायरेक्टली लिखा 57। अब -3 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 0। 57 इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 1। n माइनस 1 की वैल्यू 57 अपॉन 3 19। n की वैल्यू आ गई 20। ये तो अब डेसिमल में नहीं आया, n की वैल्यू एक नंबर आ गई। इसका मतलब जो 20th टर्म है वो 0 है। और क्योंकि टर्म्स जो है वो कम होती जा रही है, इसका मतलब जो आपकी 21st टर्म होगी वो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो ऑप्शन नंबर सी। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? क्वेश्चन 1 ऑप्शन सी। जितना मैं बोर्ड पे लिख रही हूं उतना ही आपके आंसर में लिखा होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। अब एक और चीज हो सकती थी इसी क्वेश्चन में, अगर n की वैल्यू डेसिमल में आ जाती, सपोज 19.75 आ जाती, इसका मतलब डेसिमल में आने का ये मतलब है कि 0 इसकी टर्म ही नहीं। तो अब 0 टर्म नहीं है, अब जो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म होगी वही आपकी जो है नेगेटिव टर्म होगी। तो अब 19.75 के आगे 20 लिख देते, ठीक है। तो दो ही केसेस हो सकते हैं, या n प्रॉपर एक नंबर आ जाएगा तो उसके आगे वाली टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएगी, या n डेसिमल में आ जाएगा। तो जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा, राउंड ऑफ नहीं करना। कहीं 19.1 आए तो आप बोलो मैं राउंड ऑफ, ये राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। 19.1 या अगर इसका आंसर सपोज 20.1 आता, दैट डजंट मीन 20th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब 20.1 तो 0 इसकी टर्म नहीं है, बट 0 जो है वो 20.1th टर्म होती, तो 21st टर्म आपकी नेगेटिव टर्म होगी। इसमें कोई डाउट? n की वैल्यू मैं बता तो रही हूँ आपको 20.1 वो सिर्फ इसी केस में आ सकता है और किसी केस में नहीं आएगा। या अगर आपसे पूछा होता इज इट पॉसिबल दैट 0 इज द टर्म ऑफ दिस एपी, तो आप n इक्वल टू 0 लेके n की वैल्यू निकाल लोगे। अगर वो फ्रैक्शन में नहीं आ रही तो यस इट इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3 फाइंड a18 माइनस a13। अब आपको कैसे लिखना है इस क्वेश्चन में? आप सीधा सीधा लिखोगे a18 a प्लस 17d माइनस a प्लस 12d। माइंड में आपको पता है जब नेगेटिव साइन अंदर जाएगा a से कट जाएगा और सीधा 17 माइनस 12 माइंड में कैलकुलेट कर लो। 17 माइनस 12 5d, 5 इंटू डी 13 सॉरी 15, 5 इंटू डी 5 इंटू 3 15। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी 15। मैंने कितना लिखा? इतना ही लिखना है आपको एमसीक्यू, इससे ज्यादा नहीं। कई कई लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, ओके डी इज दिस, फाइंड दिस इज गिवन, दिस वी नीड टू फाइंड आउट। नो, एमसीक्यूज में नथिंग रिटन इज रिक्वायर्ड। नहीं, पेपर में लिखोगे तो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, आई एम सेइंग हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड। एमसीक्यूज में इट्स ओनली द स्पीड दैट मैटर्स। आपको आता है, अरे 20 मार्क के 20 क्वेश्चन है, अगर आप 1 घंटा 20 क्वेश्चंस में लगा दोगे तो बाकियों को क्या टाइम दोगे? और अगर मुश्किल क्वेश्चन आ गया कोई 4 या 5 मार्कर तो फंस गए। और पेपर अगर छूट गया और एंड का पेपर छूटा तो भी फंस गए बुरी तरह। 10 एमसीक्यूज छूटेंगे तब जाके वो 2 5 मार्कर्स के बराबर होंगे। और अगर आप 5 मार्कर या 4 मार्कर जितना टाइम देने लग गए ना एमसीक्यूज में, अभी आप लोग ही देखो, अब जैसे जैसे मैं आपको टिप्स बताती जा रही हूँ, आप देखो आगे आपकी स्पीड कैसे ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द 17th टर्म ऑफ एन एपी whose first 2 terms are -3 and 4। अब इससे जो आपको इंफॉर्मेशन निकलती है आप सिर्फ उतना लिख लो।
आपको एक तो ये पता चल रहा है कि a की वैल्यू -3 है और आपको यहाँ से d पता चल रहा है 4 + 3 7। अब आपको 17th टर्म निकालनी है, इतना लिखने में भी टाइम मत वेस्ट करो। a17 ये भी लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करना। 17th टर्म आपको पता है a + 16d होती है, तो -3 + 16 × 7 112 112 - 3 109। ये आपका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी 109। कंपेयर करो, आपने कितना लिखा और मैम कितना लिख रही है, कंपेयर इट। अब आगे जब क्वेश्चंस करोगे तो ध्यान रखना कि हमें 3-4 लाइनों से ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि ये मेरा कोई नहीं देखने वाला। और ये जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ ये सिर्फ एमसीक्यूज तक है, उसके आगे आप जितना घर भर के लिखो उतना आपके मार्क्स। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 4, P and PB are two tangents from an external point P to a circle। तो external point P से दो tangents बनाई PA and PB with center O such that angle APB, ये पूरा एंगल 50 डिग्री है। फाइंड एंगल OAB। OAB ये वाला एंगल निकालना है। अब अगर तो भाई एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की होगी तो ये तो रिजल्ट ही याद होगा आपको। ये तो मैंने आपको कहा था सर्कल्स में कुछ टिपिकल रिजल्ट है वो आपको याद होने चाहिए। एनसीईआरटी का ये एग्जांपल नंबर 2 है। एनीवन रिमेंबर दिस रिजल्ट? व्हाट इज द रिजल्ट? एंगल एपीबी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओएबी। आप लोग जब ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको याद है भाई हमने किया हुआ एग्जांपल 2। अब आप क्या करोगे, शायद वो बैठ के पूरा वो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए थे वो लगाओगे, वो नहीं लगाने। इसीलिए कहते हैं कि जो एनसीईआरटी में जितने कॉन्सेप्ट्स है ना वो रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए, क्योंकि जब एमसीक्यूज आएंगे आप उनके प्रूव्स नहीं करोगे, यू आर डायरेक्टली गोइंग टू यूज दोस रिजल्ट्स। तो एंगल एपीबी आपका 50 डिग्री है, 50 डिग्री इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओएबी, तो आपका एंगल ओएबी आ जाएगा 25 डिग्री। 25 डिग्री पे टिक किया। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए कॉमा 25 डिग्री। ये अगर और ये देखो मैंने जो लिखा है ना सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, मैं तो सीधा मेंटली 25 पे टिक करके आगे बढ़ूंगी। Why do I need to write all this? Right? Understood? Next, question number 5. From a point P which is at a distance of 13 centimeter from the center, तो ये है सेंटर से 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे the pair of tangents PQ and PR to a circle are drawn। तो हम tangents बनाएंगे PQ and PR। रेडियस इसके 5 सेंटीमीटर, दिस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल दिस। आपको दिख रहा है मेंटली, अब मैं सब मेंटली समझा रही हूँ, आपको दिख रहा है कि क्वाड्रिलैटरल दो राइट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है, तो आप दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दो। पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर। अब दूसरा, पहले का जो भी एरिया आएगा उसका ट्वाइस ही करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट 12। या अगर नहीं याद, वैसे तो याद होना चाहिए, याद होना चाहिए 3, 4 and 5 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर नहीं याद बाय चांस तो ओपी आपका हाइपोटेन्यूज हो गया 169 - 25 144 और ये हो जाएगा आपका 12 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सब कुछ अब मैं मेंटली कर रही हूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा अभी तक। ये मैं 12 भी मेंटली करूंगी, सिर्फ आपके लिए लिखा, अगर किसी को नहीं आता पाइथागोरन ट्रिपलेट तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 12 इंटू 5 6 इंटू 5 30 30 का 60। आंसर खत्म। एमसीक्यूज में जितना पेन कम हिलाओगे उतना अच्छा। तो आपका आंसर आ गया 60। आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए 60। So area of the quadrilateral was twice the area of the triangle OQP। हाँ, अगर यही क्वेश्चन 2 मार्कर होता तो आप लिखते एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इज ट्वाइस ऑफ दिस, फिर आप एक का निकाल के पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखा के थोड़ा सा वर्किंग दिखा दो। हाँ वो तो सेम ही आएगा। हाँ आपका मैम सिर्फ ये देखेंगी एमसीक्यूज, मैम नहीं देखने वाली। आपने हो सकता है कभी गलत
वर्किंग गलत करके आंसर सही आ रहा है, फिर भी आपको 1 मार्क मिलेंगे एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में ये आपको फिगर दे रखी है, एक सेकंड बस। Two tangents are inclined to each other at an angle of 60 degree drawn to a circle of radius 3. तो ये radius 3 दे रखा है। Find the length of the each tangent. तो अगर मैं P और O को ज्वाइन करूंगी तो ये आपका बन जाएगा 30 डिग्री। और मैंने आपको कहा था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक एंगल और एक साइड पता है तो आप ट्रिगो लगा सकते हैं। अब ट्रिगो लगाने के लिए आप क्या करोगे, साइड में ट्रायंगल बना लोगे, ये A है, ये O है, ये P है। पॉइंट P पे आप बनाओगे 30 डिग्री। OA आपको दे रखा है 3 और आपको फाइंड आउट करना है PA बेस। तो P अपॉन B इज tan 30, tan 30 इज 1/√3, B की वैल्यू आ गई 3√3। So question number 6, option number C is your answer. Next, question number 7. The median of the data is this, mean is 54, find mode. मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिसको याद करने का तरीका है, मोदी took 3 medicines because he is too mean. तो 3 इंटू मीडियन 52.5 इंटू 3 किया, यहीं पे करके इसको खत्म करेंगे। 157.5 माइनस 2 मीन 54 इंटू 2 कर देंगे तो 108 आ जाएगा, 0.5 ये आ जाएगा 949.5 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए 49.5। जो मैं ऐसे आंसर लिख रही हूँ, आपके आंसर इसी फॉर्म में लिखे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए 49.5। समझ आ गया? अब आपके शुरू हो गए 2 मार्कर, तो अब आप तसल्ली से बैठ के लिख सकते हो, अब आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो अब आप पूरा सजाना शुरू कर दोगे, सजावट शुरू कर दोगे, बट वो सजावट 5 मार्कर जितनी नहीं करनी। A3 इज 16, तो A प्लस 2D की वैल्यू आ गई 16। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। A प्लस 6D is equal to A plus 4D plus 12, A से कट गया, 2D की वैल्यू आ गई 12 और आपका D आ गया 6। AP निकालना है आपको, अब आपको पहले A भी निकालना पड़ेगा, तो A plus 12 is equal to 16, A की वैल्यू आ गई 4। तो आपका AP क्या हो गया, 4, 10, 16, 22 एंड so on। 3 लिखा तो भी ठीक है, 2 टर्म्स मत लिखो प्लीज, ठीक है। सो इज देयर एनीवन हु हैजंट गॉट दिस आंसर? देखो, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद मी, क्योंकि मुझे अकॉर्डिंगली आप लोगों पे काम करना है। सबका सही था? नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। ये एनसीईआरटी का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 जैसा क्वेश्चन है। इसमें आपको SN की वैल्यू दे रखी है हाफ इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7n। क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, एक आपको nth टर्म निकालनी है एंड हेंस यू नीड टू फाइंड द 20th टर्म। आप पहले n की वैल्यू डालोगे 1, तो आपके SN की वैल्यू आएगी हाफ इंटू 3 प्लस 7, हाफ इंटू 10 एंड योर सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 5। अब S1 का क्या मतलब होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इंक्लूड्स ओनली द फर्स्ट टर्म, तो आपके A की वैल्यू आ गई 5। अब आप n की वैल्यू 2 डालोगे तो आपका S2 आ जाएगा हाफ, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 12 प्लस 7 इंटू 2 14, सो हाफ इंटू 26 एंड योर आंसर इज 13। बट S2 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो A प्लस A2 इज 13। तो आपके A2 की वैल्यू क्या आ गई, 13 माइनस 5 विच इज 8। और क्योंकि ये AP बोला ऑलरेडी है, तो थर्ड टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। आपने A निकाल लिया 5, आपका D आ गया 3। अब आप nth टर्म निकालो, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो an की वैल्यू आ गई 5
plus 3n minus 3, an is 3n plus 2. और जब आपको 20th टर्म निकालना है तो आप इसी में n की वैल्यू 20 डाल के निकाल लो. 60 plus 2 which is 62. I am not sure कि अगर किसी ने A20 को A plus 19 डी करके A और D की वैल्यू डाल के निकाला तो मार्क्स कटेंगे कि क्योंकि मैं आपको एक मतलब बता, क्वेश्चन को पढ़ो. हेंस, हेंस का मतलब पता है क्या होता है? हेंस का मतलब होता है कि हेंस का ये मतलब होता है जो प्रीवियस रिजल्ट जो भी आया ना उसको यूज करके ये निकालो, ये होता है हेंस का मतलब. तो प्रीवियस रिजल्ट में आपसे क्या पूछा गया था? nth टर्म निकालने को, तो आपको उसी को यूज करके अपनी 20th टर्म निकालनी. तो डायरेक्टली आपको an में n की वैल्यू डाल देंगे. अब ये मैम के मूड पे डिपेंड करता है. अगर तो उनको लगेगा आपने बड़ा अच्छा पेपर किया, सब कुछ सही जा रहा है, तो शायद वो मार्क्स दे दे. ठीक है. हाफ. क्वेश्चन 14. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन दे रखा है 2.6 और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है. मैंने आपको कहा था जब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो आप डायरेक्ट मेथड यूज किया करो. अब यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि आपको क्लास मार्क दे रखा है, मतलब आपको एक्स दे रखा है क्वेश्चन में 1 2 3 4 5. जिसको क्लास मार्क का मतलब नहीं पता वो हो जाएगा कंफ्यूज. क्लास मार्क होता है एक्स आई और एफ आई भी आपको दे रखा है 4 5 y 1 2. आप डायरेक्ट मेथड लगाओगे, एफ आई एक्स आई को कैलकुलेट करोगे 4 10 3y 4 and 10. Now you are going to add these numbers. 28 plus 3y upon में total frequency 12 plus y and this is equal to 2.6. कितना आया सबका? नहीं, 2.6 यूज करके उसको करेक्ट करो. तो 28 plus 3y is equal to 26 into 12. 31.2 plus 2.6 y. y की टर्म्स को एक साइड भेज दो. So 3y minus 2.6 y is 31.2 minus 28.0. तो 0.4 y is equal to 3.2. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. y की वैल्यू आ जाएगी 3.2 अपॉन 0.4 विच इज 8. तो आपका आंसर है वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मोड दे रखा है 154. मोड से मॉडल क्लास निकलती है और मॉडल क्लास क्या होगी? 150 to 160. मैंने आप लोगों को बताया था अगर मीड या मीडियन दे रखा हो, मीडियन या फिर इनफैक्ट मीन भी अगर दे रखा हो तो उसी क्लास के अंदर आपकी वैल्यू आती है. तो दिस बिकम्स योर मॉडल क्लास. सो फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 154. तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150. F0 क्या हो जाएगा? 12. F1 क्या हो जाएगा? F. F2 क्या हो जाएगा? 8. L तो मैंने लिख दिया, बचा H. H क्या हो जाएगा? 10. बस ये डाल के सॉल्व कर लो. 150 प्लस F1 F माइनस 12 अपॉन 2F माइनस 12 माइनस 8 इंटू H इज इक्वल टू 154. सबसे पहले क्या करो, ये F के आसपास जितनी चीजें दिख रही है ना सब उधर भेजो. आपको 150 दिख रहा है, आप 150 को उधर 154 के पास ले जाओ. तो ये क्या हो जाएगा? F माइनस 12 अपॉन 2F माइनस 20 into 10 is equal to 154 minus 150 which is 4. Now cross multiply. 10F minus 120 is 8F minus 80. 10F minus 8F is 120 minus 80. 2F is equal to 40 और आपके F की वैल्यू आ गई 20. ठीक है.
किसका नहीं आया? क्यों नहीं आया? PQ is a chord of length 16 सेंटीमीटर। तो अगर PQ 16 सेंटीमीटर है तो जो PR है वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 हो गया। सर्कल की जो रेडियस है वो है 10, तो OP आपका 10 हो गया। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एक ऐसी लाइन है जो एंगल्स को इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन जो होता है वो साइड को भी बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर होती है। ये रिजल्ट आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो बिफोर राइटिंग दैट PR is equal to 8 सेंटीमीटर, what you need to write is triangle TPQ is an isosceles triangle। ये सेम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 भी है। ट्रायंगल TPQ is an isosceles triangle and angle PTO is equal to angle QTO। ये तो हमें पता है। ये कैसे होता है? ऊपर और नीचे के ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं बाय RHS, और TP is equal to TQ आ जाता है, और ये वाले जो दोनों एंगल्स है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी आ जाता है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एक एंगल बाइसेक्ट होता है। तो आप लिखोगे दिस implies TO is perpendicular bisector, TO is perpendicular bisector of PQ। लिखा था इतना? ये लिखा था? ये लिखवाया था मैंने। PO is perpendicular bisector of PQ। That means कि एक तो PR इक्वल टू RQ है और दूसरा एंगल TRP जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर पूरा PQ 16 है, इसका मतलब आपका जो PR है वो 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था आपको 3 ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। You need to apply Pythagoras theorem in 3 triangles. I am writing down the triangles here. Triangle ORP, triangle PRT, ये तो छोटे छोटे दो हो गए, और बड़े वाला ट्रायंगल विच इज ट्रायंगल OPT। आपको इन तीनों ट्रायंगल्स में अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। और जब ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आप TR को X अज्यूम करोगे। लेट TR इज इक्वल टू X। आपका टारगेट क्या है? TP की लेंथ निकालना। इतना समझ आया क्या करना है? दिस इज योर वे फॉरवर्ड। सबसे पहले आप ये बोलोगे ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये स्टेटमेंट्स लिखनी है, ये सारी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आप कैसे दिखाओगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं? ट्रायंगल TPQ is an isosceles triangle and angle PTO is equal to angle QTO, therefore TO is the perpendicular bisector of PQ। तो आपको पूरा PQ दे रखा था 16 सेंटीमीटर, आपका PR हो गया 8। आगे मैंने आपको वे फॉरवर्ड बता दिया। आप TR को X अज्यूम करोगे और जो 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं उस पे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम एक एक करके पाइथागोरस थ्योरम लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटे ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं which is triangle ORP। क्यों? क्योंकि उसकी सीधा सीधा में 2 साइड दे रखी हैं, तो तीसरी साइड हमारी निकल जाएगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर ट्रायंगल ORP जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। 100 माइनस 64 इज OR स्क्वायर। तो OR स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36, आपका OR आ गया 6। इतना हुआ था कि नहीं? तो ये आपका OR आ गया 6। तो OT की वैल्यू क्या हो गई? X प्लस 6। आपका OP हो गया 10 और TP तो TP रहेगा जो आपको निकालना है। एक ट्रायंगल सॉर्ट आउट हो गया। ORP को करो अब खत्म। ORP खत्म, उससे एक इंफॉर्मेशन निकल गई कि आपको एक साइड पता चल, राइट। अब हम आते हैं दूसरे वाले छोटे ट्रायंगल पे। अब दूसरे वाला छोटा ट्रायंगल है ट्रायंगल PRT। ट्रायंगल PRT की मैंने तीनों साइड्स लिख दी है। ट्रायंगल PRT में ये एंगल 90 डिग्री है, तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? TP
तो टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ओपी नहीं, इसमें यूज होगा पीआर। पीआर जो है वो आपका 8 है। ट्रायंगल पीआरटी में आपका, एक सेकंड मैंने उल्टा लगा, हम ट्रायंगल टीआरपी लेके, ट्रायंगल टीआरपी में टीपी तो आपको निकालना है, टीआर आपको पता है x है और पीआर आपको पता है 8 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो टीपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 64। इसको मार्क कर लो, बस इतना आया था। अब बड़े वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ओपीटी पे अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये वाला रेडियस वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, टीओ। टीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। टीओ, टीओ को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 6 का होल स्क्वायर। टीपी स्क्वायर आपको निकालना है और ओपी आपको पता है 10, 10 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस, अब x प्लस 6 का होल स्क्वायर क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, टीपी स्क्वायर प्लस 100। और अभी हमने पिछले पार्ट से क्या निकाला, टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। हम वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 100। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 12x इज इक्वल टू 164 माइनस 36, 128। तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई, 128/12। 4 के टेबल से कट किया या 3, 4 के टेबल से कट किया या 32। तो आपके x की वैल्यू आ गई 32/3 सेंटीमीटर। डोंट कन्वर्ट इट टू डेसिमल्स बिकॉज वी नीड टू फाइंड टीपी आल्सो। आया था ये स्क्वायर रूट निकाल। अब जब आपका x आ गया है तो फाइनली वी आर गोइंग टू यूज द रिजल्ट दैट टीपी स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 64। सो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 64। इसमें x की वैल्यू डाल दो, 32/3 का होल स्क्वायर प्लस 64। क्विकली टेल मी द स्क्वायर ऑफ 32। 1024/3 प्लस 64। 64 into 3, 192। 124/9 नहीं होगा क्या, ओ सॉरी 9, यस 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 9। 64 into 9, 576। तो 1024 प्लस 576/9। 1024 plus 576 quickly, 1600/9। तो आपका टीपी स्क्वायर आ गया 1600/9। 1600 होता है 40 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ टीपी इज 40/3 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।